आज क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो बीज प्रसुप्ति के बारे में अपन को पढ़ना है। बीज प्रसुप्ति यानी कि सीड डोर्मेसी क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद कृत्रिम संकरण के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है। उसी में दो मेथड है हमारे पास, विपुंसन और बैगिंग, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और यहीं पे अपन आज की क्लास में प्रैक्टिकल भी देखेंगे, मतलब इनको करके देखेंगे अपन। ज्यादा कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, ठीक है, लेकिन आपको करवाते हैं तो इसलिए मैं आपको करके बता दूंगी। और उसके बाद आज जो है अपन इतना ही क्लास के अंदर करेंगे। आभासी फल अपन आज नहीं करेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है हो नहीं पाएगा, इसलिए अपन कल की क्लास में करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बीज प्रसुप्ति से। भाई बीज प्रसुप्ति क्या होती है। अब देखो, कल तक हमने बीजों के बारे में पढ़ा और ये सभी को पता है कि ये जो बीज बना है, जो निषेचन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद जाइगोट बना, एम्ब्रियो जिसको अपन कहते हैं, वो बीज के अंदर है। तो बीज जमीन में गिरेगा और उससे नया पौधा उगना है, पता है हमें, है ना, कि बीज जमीन में उगेगा और भाई उससे क्या बनेगा, नया पौधा बनना है, फूल पत्तियां वगैरह सब निकलेगी। लेकिन क्या ऐसा होता है कि बीज को हम जैसे ही मिट्टी के अंदर डालेंगे वो उग जाए? ऐसा नहीं होता। बीज का एक प्रोसेस होता है जिसको अपन कहते हैं बीज प्रसुप्ति या सीड डोर्मेसी। प्रत्येक बीज कुछ समय के लिए अपने आप को निष्क्रिय कर देता है, मतलब कि सस्पेंड कर देता है। सस्पेंड समझते हैं, निलंबन, कॉलेज से बोलते हैं ना तुम 3 दिन के लिए सस्पेंडेड हो, मतलब 3 दिन कॉलेज नहीं आओगे, कोई भी कॉलेज की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, ऐसे बोलते हैं ना, मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा, स्कूल से भी कर देते हैं। तो भाई बीज क्या होता है, बीज का एक गुण है क्या, बीज प्रसुप्ति एक गुण है ये इसका, जिसमें क्या होता है कि बीज खुद और बीज के अंदर जो एम्ब्रियो है, हमको पता है बीज के अंदर क्या है, बीज के अंदर क्या है, भ्रूण है जिससे पौधा बनना है। तो भ्रूण अपने आप को कुछ समय के लिए रेस्ट में डाल देता है। सस्पेंडेड समझ नहीं आ रहा, निलंबन समझ नहीं आ रहा, रेस्ट तो समझ में आ रहा है, निष्क्रिय, इनएक्टिव कर देता है, मतलब उसके अंदर कोई भी चीज एक्टिव नहीं है, अभी कुछ टाइम के लिए रेस्ट पे चला जाता है। अब इसकी परिभाषा लिखते हैं कि क्या होती है बीज प्रसुप्ति। तो बीज में भ्रूण जो अपना एम्ब्रियो है, अंकुरण से पूर्व कुछ समय के लिए निष्क्रिय, जिसको अपन कह सकते हैं इनएक्टिव, लेकिन इनएक्टिव से भी ज्यादा अच्छा शब्द इनएक्टिव या निलंबित अवस्था, निलंबित जिसको अपन कहेंगे सस्पेंडेड अवस्था में चला जाता है, या रह जाता है, जो भी अवस्था में चला जाता है, इसे बीज प्रसुप्ति कहा जाता है। बीज प्रसुप्ति यानी कि सीड डोर्मेसी, इंग्लिश वहां लिखा हुआ है इसलिए मैं लिख नहीं रही, कहा जाता है, ठीक है। और ये हमने पढ़ा है 11th में भी, नया शब्द नहीं है आप लोगों के लिए, आपने 11th में भी इसको पढ़ा है, चैप्टर नंबर 5 में। और जिन्होंने चैप्टर नंबर 11, 12 पढ़े होंगे, जो कि रिड्यूस हो गए थे लास्ट ईयर ही, तो सबने नहीं पढ़े होंगे, लेकिन जिन्होंने भी पढ़े हैं चैप्टर नंबर 11, 12 में, जहाँ पे अपन ने पादप हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था, प्लांट हार्मोन्स के बारे में, वहां पे भी आपने इसको पढ़ा होगा। तो सीड डोर्मेसी क्या है कि बीज अपने आप को रेस्ट में डाल देता है, और इसी गुण के कारण हम देखो, इसका क्या फायदा है, इसका फायदा ये है कि आप किसान को देखते हो, आप अपने घर में देखते हो, किसान क्या करता है, आज जो फसल उगी है, सभी के घर में मेरे हिसाब से, आप सभी जो बच्चे हैं हमारे पास, वो काफी सबके घर में खेत वगैरह होंगे, तो आप जानते हो कि जो भी फसल हम उगाते हैं उसके सीड को सुखा देते हैं हम, है ना, और सुखा के नेक्स्ट ईयर के लिए रख देते हैं। जो भी किसान होंगे उनको पता होगा, और ऐसे भी पता होगा कि बीजों को हम सुखा के रख देते हैं और फिर उन्हीं बीजों को नेक्स्ट ईयर जमीन में डालते हैं और बोते हैं। ये क्या है, ये भी तो बीज प्रसुप्ति है। तो हर चीज का एक क्या होता है, प्रसुप्ति काल होता है। अब बीज प्रसुप्ति में क्या होता है, इससे हमको फायदा है कि हम हर फसल को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं उनके बीजों को, और फिर जब हमें जरूरत हो, जब हमें इसके रिक्वायरमेंट हो, हम जमीन में डाल के उनको बो सकते हैं। अब ये सभी पौधों में देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ समय,
सबके लिए अलग अलग है, जरूरी नहीं है कि हर पौधे के लिए ये सेम हो, सभी के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। प्रत्येक प्रजाति, प्रजाति मतलब वही स्पीशीज के लिए यह समय या बीज प्रसुप्ति, है ना, समय मतलब कौन सा, बीज प्रसुप्ति का समय, यह समय भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। और आपको मैं एक दो एग्जांपल देती हूँ, ये क्यों होता है। देखो गेहूं है, गेहूं है, आपने बचपन में खरीफ की और रबी की फसल ऐसे पढ़ा होगा ना, ऐसी फसल जो सर्दियों में बोई जाती है, ऐसी फसल जो गर्मियों में बोई जाती है, दो तरह की फसलें जिसको हम कहते हैं सीजनल। भाई हर सब्जी का, हर फसल का एक मौसम होता है, उसी मौसम में वो उगती है। क्यों भाई, क्योंकि उसके पहले अगर आप बोओगे तो भी वो नहीं उगेगी, क्योंकि उसके बीज प्रसुप्ति पे गए हुए हैं। समझे, हर बात एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर बीज प्रसुप्ति पे जाता है। अब किसी का 2 महीने का प्रसुप्ति काल होता है, किसी का 6 महीने का भी हो सकता है, किसी का साल का भी हो सकता है, किसी का 1 घंटे का भी हो सकता है, किसी का 2 घंटे का भी हो सकता है। हमको सबका नहीं देखना है, हमको एक लिस्ट नहीं बनानी है कि किसका 1 घंटे का है, किसका 2 घंटे का है, किसका 4 घंटे का है। बस हमें ये परिभाषा याद होनी चाहिए और हमें ये अंदाजा होना चाहिए कि सबका अलग अलग होता है। जैसे गेहूं की फसल है, जैसे गेहूं मान लो हमने बोई अक्टूबर नवंबर में गेहूं बोया, फॉर एग्जाम्पल, अपन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में अपन ने गेहूं बोया, गेहूं से बीज निकला। अब वो बीज तुरंत नहीं उगेगा, वो बीज उगेगा आज से साल भर बाद, जब नेक्स्ट अक्टूबर और नवंबर आएगा। तो भाई गेहूं का प्रसुप्ति काल क्या हो गया बीज का, साल भर, 10 महीने 12 महीने कुछ ऐसा, है ना। मटर है, वो सीजनल होती है क्योंकि उसका भी बीज प्रसुप्ति काल होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, बीजों की प्रसुप्ति काल को घटा बढ़ा सकते हैं। मान लो आप किसी बीज को नहीं उगाना चाहते तो आप पड़ा रखो उसको, आपने इस साल भी गेहूं नहीं बोया, आप उसको पड़ा रखो। बीज प्रसुप्ति तोड़ने के लिए कुछ ट्रीटमेंट देने पड़ते हैं बीजों को, ठीक है। और हर बीज, मान लो अगर कोई बीज प्रसुप्ति पे है, अगर बीज प्रसुप्ति पे है मतलब उसका प्रसुप्ति काल चल रहा है, बीज प्रसुप्ति अवस्था में, प्रसुप्ति अवस्था में अनुकूल परिस्थितियों, और अनुकूल परिस्थिति नया शब्द नहीं है आपके लिए, पहले भी मैं चैप्टर नंबर 1 में इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूं, यानी कि फेवरेबल कंडीशन। अनुकूल परिस्थितियां मतलब फेवरेबल कंडीशन। तो फेवरेबल कंडीशन क्या हो गई भाई, जो उसको उगने के लिए चाहिए। जैसे एक बीज को अंकुरित होने के लिए, उगने के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए, मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, है ना, ऑक्सीजन चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। लेकिन अगर कोई अपना बीज प्रसुप्ति पे चल रहा है, मान लो वो प्रसुप्ति काल में है, तो भले ही आप उसको अनुकूल परिस्थितियां दे दो, वो नहीं उगेगा, क्योंकि भाई वो प्रसुप्ति काल में चल रहा है। आपके जैसे गेहूं, मैंने कहा आपने गेहूं बोया, बीज निकले, आप बोलो मैं तो अभी के अभी वापस गेहूं बोऊं, इसी गेहूं को जमीन में डाल के फिर से फसल उगाऊं, नहीं उगेगी वो, उसका प्रसुप्ति पे चला गया। अभी वो जब उसका सीजन आएगा तभी उगेगी वो। फिर आप उसके पहले आप उसको कितनी भी अनुकूल परिस्थितियां दे दो, वो सब कुछ दे दो, उसको पानी दे दो, ऑक्सीजन दे दो, लाइट दे दो, नहीं उगेगा तो नहीं उगेगा, क्योंकि प्रसुप्ति पे है वो, ऐसे, ठीक है। तो प्रसुप्ति अवस्था में अनुकूल परिस्थितियों में भी अंकुरित नहीं होता, अंकुरित नहीं होता। और इसके आगे आप एक और लाइन लिख सकते हैं कि जब उसका प्रसुप्ति काल समाप्त हो जाएगा, ये लाइन आप ऐड कर लेना, जब इसका प्रसुप्ति काल समाप्त हो जाएगा तो अनुकूल परिस्थितियों में ये उग जाएगा, फिर आपको इसको अनुकूल परिस्थितियां देनी पड़ेगी, ठीक है। अब बीज प्रसुप्ति में होता क्या है, तो जब भी कोई बीज बनता है तो सबसे पहले उसका पानी सूखता है, जल का शुष्करण होता है। शुष्करण मतलब पानी सूख जाएगा, मतलब आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि बीजों में से पानी सूख जाता है। और एक अंदाजा अपन लगाए, जो अपन को बीज मिलते हैं, सूखे बीजों की बात कर रही हूं, तो बीज में 15 से 20% पानी ही रह जाता है। पहले जितना पानी था उसका 15 से 20% पानी ही बीज में रह जाता है जब वो सूख जाता है। जैसे हम धूप में सुखाते हैं ना, वही मैं कह रही हूँ, जो खेती करते हैं वो जानते हैं कि हम गेहूं से जो बीज निकलता है उसको डायरेक्टली स्टोर नहीं करते हैं, पहले उसको धूप दिलाते हैं ताकि वो सूख जाए, उसके बाद उसको स्टोर करते हैं, है ना, सेम प्रोसेस। तो 15 से 20%, और कुछ बीज ऐसे रहते हैं जिसमें मिनिमम मतलब 0 पे भी चला जाता है पानी,
लेकिन हमको एनसीईआरटी में और नीट के पर्पज से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए 15 से 20% पानी उसके अंदर, सूखे हुए बीजों के अंदर जो प्रसुप्ति में है उनमें रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात है जो आपको ध्यान रखनी है, एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है, पैराग्राफ पढ़ा है, तो एनसीईआरटी में बस इतनी ही बात दे रखी है, एक दो बातें और है अभी मैं करने वाली हूँ, लेकिन एक झारखंड वाले आप लोग बोलते हैं ना मैम बताते नहीं हो, देखो आएगा तो सब बता दूंगी, मेरे को याद आ जाना चाहिए बस। झारखंड में एक साल शायद बहुत पहले 2019 के आसपास 2019 के आसपास एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो कि अब आपके सिलेबस, अब तो आने के चांसेस बिल्कुल कम है। 2019 मतलब आप देख रहे हो 5 साल से पहले की बात कर रही हूँ, अगर 24 वाला आप फॉलो करोगे, क्योंकि आप तो 24-25 वाले बैच के हो। तो 2019 में ये सवाल आया था कि बीज प्रसुप्ति को भंग करने के उपाय क्या होते हैं, लेकिन अब एनसीईआरटी में ना तो वो है, वो 11th के सिलेबस में, 12th के सिलेबस में वो है नहीं। और देखो ये क्वेश्चन भी 2019 का है, काफी पुराना क्वेश्चन हो गया है। जो मैंने आपसे कहा था कि 20 या 21 से पहले सभी बोर्ड में अलग अलग बुक्स चलती थी, 20-21 के बाद सब जगह एनसीईआरटी लागू हुई है, तो इसीलिए ये हो सकता है पुराना क्वेश्चन है। क्या है, कुछ 1-2 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। क्या ध्यान रखने हैं, एनसीईआरटी ने कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं कि कोई भी बीज होता है वो कब तक जिंदा रह सकता है। एक शब्द दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, परीक्षण, परिक्षेपण, ऐसा कोई शब्द है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, परिक्षेपण है ना, ऐसा एक शब्द दे रखा है परिक्षेपण, और कुछ नहीं बच्चों, वो डिस्पर्सल को कह रहा है। डिस्पर्सल, डिस्पर्सल क्या होता है, डिस्पर्सल, डिस्पर्सल मतलब बीज के पौधे से अलग होके गिर जाने के बाद, मतलब बीज जो स्फुटित हो गए है ना, बिखर गए फल में से, पेड़ पे लगे लगे वो फल टूट गया, उसमें से बीज निकल गया। अब बीज कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है, जिंदा रहने का ये मतलब है कि बीज में से कब तक एक पौधा निकलने के चांसेस है, क्योंकि हर बीज की एक आयु होती है ना, हर एक बीज की एक फिक्स आयु होगी। ऐसा नहीं है कि बीज आप रखो, कोई बीज ऐसे गुलाब का बीज है ना, मान लो गुलाब की बीज की प्रसुप्ति काल सिर्फ 1 घंटा है, फॉर एग्जाम्पल अपन ऐसा मान रहे हैं, और आपने वो 1 घंटे में मिट्टी में नहीं गिरा कहीं भी और धूप में पड़ा रहा 4 दिनों तक, तो क्या होगा, उससे कभी भी अब पौधा नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसकी बीज प्रसुप्ति 1 घंटे की थी, उसके बाद वो उग सकता था, लेकिन उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली, अनुकूलन परिस्थितियां नहीं मिली, धूप में पड़ा रहा, सूख गया, तो उससे पौधा नहीं बनेगा। और सारे बीज, एक बात और, कभी भी सारे बीजों से पौधा नहीं निकलता, ये भी एक फैक्ट है। आप 100 बीज डालोगे, उसमें से मुश्किल से 10 पौधे बनेंगे, क्योंकि सभी बीज क्या नहीं होते, जीवन क्षम नहीं होते। एक शब्द पहले भी आया हुआ है, जीवन क्षम, उसी की बात कर रहे हैं कि कोई भी बीज कितने दिनों तक जीवन क्षम रह सकता है। तो ये भी सबका अलग अलग होता है, सबका फिक्स नहीं है, मतलब कि सबका इतना है, जैसे आपको मैं बता दूं तो फिर आप बोलोगे कि नहीं मैम आपने तो इतना बताया था। सभी जातियों का ये अलग अलग होता है, ठीक है। हर बीज का जीवन क्षम यानी कि अंकुरण होने की लाइफ लाइन जिसको आप बोल सकते हैं, वो भी अलग अलग हो सकती है। ऐसा एनसीईआरटी ने हमको बोला है कि परिक्षेपण के बाद बीज के अंकुरित होने की क्षमता या सीमा कि कब तक वो भाई अंकुरित हो सकता है, उसकी जीवन क्षमता कहलाती है, जीवन क्षमता कहलाती है। एक शब्द आया था, आपको याद है, हमने जब वो पर परागण के द्विनिषेचन के महत्व पढ़े थे, तब ये शब्द आया था, अगर आपको याद हो तो, उस लाइन में है ये, जीवन क्षमता कहते हैं कि बीज के अंकुरित होने की क्षमता कितनी है, कितने दिन तक वो आप उसको पड़ा रखो तो वो अंकुरित हो जाएगा और उसके बाद नहीं होगा। तो ऐसे तो सबकी अलग अलग होती है, लेकिन हमको जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक आपको दिया है कि खुदाई के अंदर 10,000 वर्ष पुराना, एक हमको ये नोट कर लो भाई, एनसीईआरटी का पॉइंट है ये, और हो सकता है आपको कभी नीट वीट में पूछ ले, हालांकि पूछा 12th बोर्ड में नहीं आया है, लेकिन देखो पूछ सकते हैं, कभी भी कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, तो ये नोट कर लो, नोट्स में भी नहीं है इसलिए इसको नोट कर लो, ठीक है। तो 10,000 वर्ष पुराना एक बीज है, ल्यूपिनस
पीनस ऑर्किटिकस। ठीक है, ये एक प्लांट है भाई, उसका बीज मिला हमको। एक पौधा है, उसका हमको 10,000 वर्ष पुराना बीज मिला, और जब इसको उगाया तो ये अंकुरित हो गया। मतलब ये 10,000 वर्षों से पड़ा हुआ था, उसके बाद भी अंकुरित हो गया। तो देखो इसकी जीवन क्षमता कितनी है, 10,000 वर्ष तक जिंदा था ये। मतलब ये प्रसुप्ति में पड़ा रहा, और उसके बाद हमने इसको उगाया तो ये उग गया। ठीक है, ये एक हमको 2000 वर्ष पुराना बीज मिला है खजूर का, और उसकी जाति है, देखो खजूर की बहुत सारी जातियां होती हैं, तो हमको एक जाति है जो आपको दे रखी है फियोनिक्स। डेक्टिलीफेरा। ये खजूर का नाम है भाई, खजूर का साइंटिफिक नेम फियोनिक्स होता है, उसकी एक स्पीशीज है। कहाँ मिला है ये हमको, ये किंग हेराल्ड नाम है किंग का, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। किंग हेराल्ड का जो महल था, जो कहाँ पे है, डेड सी में है। डेड सी क्या होता है भाई, कभी आपने सामाजिक विज्ञान पढ़ी हो, सोशल पढ़ी हो, तो कभी आपको याद हो मृत सागर जिसको कहते हैं, वहां पे जब खुदाई हुई तो एक बीज मिला उनको खजूर का, जो 2000 वर्ष पुराना था, और उसको जब बोया गया तो वो उग गया। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जिससे हमको पता चलता है कि भाई बीज की प्रसुप्ति और जीवन क्षमता कितनी भी हो सकती है। कोई अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि ये 4 घंटे जिएगा या 2 घंटे, उसकी क्षमता है भाई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है। एक और जो 2-3 चीजें यहाँ पे आपको दे रखी है, वो सिर्फ समझने की है। आपको एनसीईआरटी पूछ रही है, आपको एनसीईआरटी ने पूछा है कि भाई आपको क्या लगता है कि बीजांड और बीज में क्या संबंध होता है। तो ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बीजांड ही आगे जाके बीज बनता है। इनके साथ ही ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, और जितने ज्यादा बीजांड होंगे पुष्प के अंदर, फ्लावर के अंदर, आगे जाके उतने ज्यादा बीज बनेंगे। तो मतलब अगर किसी फ्रूट में, क्योंकि फ्रूट बनेगा ना अंडाशय से आगे जाके, तो अगर किसी फ्रूट में बहुत सारे बीज हैं, इसका मतलब यह है कि उसमें बहुत सारे बीजांड रहे होंगे, और उन सभी बीजांडों में निषेचन हुआ होगा। सही बात है कि नहीं? ठीक है, तो ये बात एक तो आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, एक और कुछ पूछा है हाँ, कि किसी फ्रूट में या किसी फल में कितने बीज हो सकते हैं। तो ये भी हम अंदाजा नहीं लगा सकते, ये हम एक गैस कर सकते हैं। किसी में ज्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। जैसे टमाटर है, बहुत सारे बीज होते हैं उसके अंदर, है ना। मैंगो है, एक ही होता है बीज मैंगो के अंदर। तो ये भी अलग अलग जातियों में अलग अलग होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ऐसे ही बच्चों जैसे क्वेश्चंस हैं जो आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको आने चाहिए। सिंपल से क्वेश्चन है, तो मैंने आपको उसका आंसर दे दिया। वो एनसीईआरटी हमसे पूछ रही है, ठीक है। और ऐसा ही एक उदाहरण दे रखा है कुछ कि किसी में तो 1000 या 10,000 तक बीज भी हो सकते हैं। मैं भूल गई 10 है या 1000 है, एक बार आप देख लेना एनसीईआरटी में, कि 1000 तक उसमें क्या हो सकते हैं, लघु बीजांड हो सकते हैं, मतलब कि वही बीज हो सकते हैं या ओव्यूल हो सकते हैं। और 1-2 नाम भी दे रखे हैं, और एक तो ऑरी बैंक करके दे रखा है, ऑरी बैंक, और एक दे रखा है स्ट्राइगन। ठीक है, तो ये 2 नाम दे रखे हैं, इनको आप देख लेना एनसीईआरटी के अंदर। ये कभी पूछे नहीं है, लेकिन बस एक बार हमको नजर फिरानी है। दे रखे हैं कि ये परजीवी प्रजातियां हैं, परजीवी प्रजातियों के फल है, मतलब ऐसे फ्रूट हैं, ऐसे प्लांट जो दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, उनके फ्रूट हैं ये स्ट्राइगन और ऑरी बैंक। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लेना एक्स्ट्रा में, ये एक बार रीडिंग कर लेना एनसीईआरटी बुक की, तो ये सारी बातें वहां पे आ जाएंगी और वो सवाल भी आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चल रहे हैं अपन। एक कृत्रिम संकरण क्या है, तो भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टिप्पणी वाले क्वेश्चंस में आता है और प्रैक्टिकल भी अभी इसी से जुड़ा हुआ है। कृत्रिम संकरण क्या होता है, देखो नाम बता रहा है कृत्रिम संकरण, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। कि नेचर में बहुत सारे पौधे मिलते हैं, बहुत सारे प्लांट मिलते हैं, लेकिन आजकल आप देख रहे हो, मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले क्या होता था, केला सीजन में आता था। भाई केले का एक सीजन होता था, गोभी का एक सीजन होता था, टमाटर का एक सीजन होता था। जब वो सीजन चला जाता था तो वो चीज भी चली जाती थी, फिर हमको नेक्स्ट ईयर तक इंतजार करना पड़ता है कि भाई अब केले तो नेक्स्ट सीजन आएंगे। लेकिन अभी देखो आप, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको हर सीजन में मिलती है। केला साल भर मिल रहा है, जबकि पहले हमको सीजन में मिलता था केला,
है ना। आप गोभी देख लो, साल भर गोभी आती है बाजार में, हमारे यहाँ तो आती है, मतलब आपके यहाँ नहीं पता। तो ऐसा कैसे हो रहा है? ये हो रहा है साइंस टेक्नोलॉजी से, और उसी साइंस टेक्नोलॉजी की एक टेक्निक है जिसको अपन कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन मेथड। इसमें अपन क्या करते हैं कि दो अच्छे अच्छे पौधों को, स्कूल में कोई कंपटीशन होता है तो क्या करते हैं, दो बेस्ट स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं, हाँ ये ड्राइंग में अच्छा है इसको सेलेक्ट कर लो, ये गाने में अच्छा है इसको सेलेक्ट कर लो। ऐसे ही हम नेचर के साथ करते हैं। हम क्या करते हैं, दो अच्छे अच्छे पौधों को सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें हमें वो गुण मिलते हैं जो हमें चाहिए। अभी मैं एग्जाम्पल दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। और उनके बीच में हम अपनी मर्जी से फर्टिलाइजेशन कराते हैं, मतलब वो पर परागण कराएंगे, है ना। पोलन ग्रेन हम अपनी मर्जी से डालेंगे, फर्टिलाइजेशन की चीज हम डिसाइड करेंगे। तो आप बोलोगे क्या ये हम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, इतनी तो तरक्की हमने कर ली, मेंडल ने भी तो किया था। मेंडल के एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, उसमें भी ये पढ़ेंगे अपन चैप्टर 5 में। फिर आएगा ये चैप्टर 5 में भी आएगा जब मेंडल के लॉज पढ़ोगे आप। तो मेंडल ने भी यही किया था एक्चुअली में। क्या करते हैं, यह एक, अभी मैं समझाऊंगी आपको एग्जाम्पल देके, पहले परिभाषा देख लो। यह एक प्रजनन तकनीक है। प्रजनन का मतलब रिप्रोडक्शन, ठीक है, वही जनन प्रजनन तकनीक है जिसमें दो वांछित गुणों वाले, वांछित का मतलब जो हमें चाहिए, जो हम चाहते हैं, ठीक है, वांछित गुणों वाले दो पादपों के मध्य, दो मैंने वहां पे भी लिख दिया ना, 2 बार लिख दिया, एक बार हटा दो, वाले पादपों के मध्य कृत्रिम जनन करवाकर एक लाभदायक संतति का मतलब नई पीढ़ी, लाभदायक संतति को प्राप्त करते हैं। हाँ क्या है अब ये समझो। देखो एक एग्जांपल ले रही हूं मैं, इसको सोचना, ये आगे भी बहुत जगहों पे काम में आएगी, इसलिए इसको समझ के चलना। इसमें हम क्या करते हैं कि ये पौधा है, मान लो, है ना, ये पौधा है और ये एक दूसरा पौधा है, ये ए है और ये बी है, हम ऐसा मान लेते हैं। अभी क्या है, ये ए वाले में कुछ क्वालिटी है, ए वाले की ये क्वालिटी है कि भाई इसमें ना फल ज्यादा लगते हैं। क्या लगते हैं? इसमें फ्रूट ज्यादा लगते हैं, फ्रूट्स इसमें ज्यादा, एरो ऊपर मतलब ज्यादा, 11th वाले समझते हैं, एरो ऊपर का मतलब ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रूट ज्यादा लगते हैं। अब ये वाला जो पौधा है इसमें फ्रूट तो कम लगते हैं, लेकिन इसकी जो डिजीज कैरी करने की क्षमता है, मतलब कि ये ज्यादा जल्दी, इस पे कीड़े मकोड़े नहीं लगते, इसको कीड़े कम खाते हैं, बीमार नहीं होता, इसको फंगस नहीं लगती, तो इसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अच्छी है। फ्रूट तो कम होते हैं, इसमें फ्रूट होते हैं कम, फ्रूट तो कम होते हैं, लेकिन इसकी दूसरी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है। ये बहुत घना होता है, ऐसा समझ सकते हो कि भाई ये भाई घना होता है बहुत ज्यादा, इसकी पैदावार अच्छी है, ये जल्दी जल्दी उग जाता है और इसमें फ्रूट अच्छे लगते हैं। तो दोनों की अपनी अपनी क्वालिटी है। इसको एक और तरीके से ले सकते हो, मान लो ये एक ऐसा आम है जो मीठा है, आम का ले ले एग्जाम्पल, ऐसा आम है जिसके आम बहुत ही मीठे होते हैं, और ये ऐसा आम है जिसके आम मीठे तो नहीं है लेकिन संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसमें आम बहुत ज्यादा लगते हैं, हर साल लगते हैं, और इसमें आम मीठे होते हैं लेकिन 2 साल छोड़ के 2 साल लगते हैं, ऐसा होता है। तो हम क्या चाहते हैं कि इन दोनों की क्वालिटी अगर मिल जाए तो हमारे पास एक ऐसा आम आ जाएगा जो मीठा भी होगा और संख्या में भी ज्यादा होगा, है ना। समझ गए बात को? अगर ये फ्रूट वाले से समझ में नहीं आ रहा है तो आम समझ के कर लो, ठीक है। तो अपन आम समझ के कर लेते हैं, ये फ्रूट वूट हटाओ। तो अभी क्या है, हमने क्या किया, हम अपनी जो पोलन, हमने पॉलिनेशन पढ़ा हुआ है, हम क्या करेंगे, या तो इसका इससे, मतलब इसमें से कोई पोलन ग्रेन निकाल लेंगे, एक इसका पोलन ग्रेन, और ये पोलन ग्रेन इस पे गिरा देंगे। हम गिराएंगे, नेचुरली नहीं, प्राकृतिक रूप से नहीं गिरने देंगे, हम गिराएंगे। अब आप बोलोगे ये कैसे? सब कुछ पॉसिबल है साइंस में, ये तो बहुत छोटा तरीका है, बहुत कुछ कर लिया है हमने। चैप्टर 11, 12 जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा क्या क्या कर चुके हैं हम, ठीक है। तो हम यहाँ से पोलन ग्रेन उठा के इस पे गिरा देते हैं,
कैसे गिराते हैं अभी बताऊंगी मैं कैसे करते हैं। तो इस पे गिरा देते हैं, या इसका उल्टा भी कर सकते हो, इसका पोलन ग्रेन उठा के इस पे भी गिरा सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने एक ये वाला एग्जांपल ले लिया। और फिर इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो इससे क्या बनेंगे, बीज बनेंगे। फिर हम इस बीज को उगाएंगे और उगा के देखेंगे कि जो नया पौधा बना है उसमें क्या क्वालिटी है। तो फिर हमने देखा कि ये जो नया पौधा बना है इसमें ए और बी दोनों की क्वालिटी है। मतलब ए की भी क्वालिटी है कि आम मीठा है और बी की भी क्वालिटी है कि आम बहुत ज्यादा लगते हैं, तो हमारा तो फायदा हो गया। इसी को कहते हैं कृत्रिम संकरण, क्योंकि ये नेचुरली नहीं हो रहा है, हमने करवाया है, हमने, ठीक है, मानव निर्मित है। तो देखो यहां पे देखो परिभाषा समझो, यह एक प्रजनन तकनीक है जिसमें दो वांछित गुणों वाले, ये वांछित गुण वाले दो पौधे हो गए। हमको जैसा गुण चाहिए था वैसा इसमें है, हमको जैसा गुण चाहिए था वो इसमें भी है। तो ये हो गए वांछित गुण वाले जनक, इनको जनक बोल सकते हैं। ये जनक ए है और ये जनक पेरेंट 2 है। अब इनसे जो संतति बनी है, जो बच्चा पैदा हुआ भाई इनके फर्टिलाइजेशन से, इसको बोलेंगे संतति। लेकिन इस संतति को क्या कहते हैं, इसको संकर संतति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संकर संतति। ये शब्द देख लो, संकर का मतलब होता है हाइब्रिड। भाई आपने कृत्रिम संकरण करवाया ना, आपने कृत्रिम संकरण करवाया, यहां लिख दूं, आपने कृत्रिम संकरण कराया, तो संकरण से जो संतति प्राप्त होती है उसको अपन कहते हैं संकर संतति। क्या कहते हैं, संकर संतति। आगे लिख देना संकर, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए संकर संतति कहते हैं, ये बात भी ध्यान रखनी है। इसी को संकर ओज भी कहते हैं, संकर ओज। ओज का मतलब होता है पीढ़ी, नई पीढ़ी। ये मिक्सिंग है इन दोनों का, ए और बी का। अब ये करें कैसे, तो इसके लिए हम 2 टेक्निक्स यूज करते हैं। एक तो हम यूज करते हैं विपुंसन, ठीक है, और इसी का अपन प्रैक्टिकल भी देखने वाले। पहले इसको देख लो क्या होती है विपुंसन। विपुंसन क्या होती है कि हमारे इस काम में बहुत सारी अड़चने हैं। कि अभी मैंने कहा कि हम एक पौधा लेंगे और उसका पोलन ग्रेन दूसरे पे गिराना चाहते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अगर ये गार्डन में उग रहा है कोई पौधा, तो भाई पोलन ग्रेन तो कोई और से भी आ सकता है ना, नेचर में हवा से, पानी से, यहाँ पे तो बहुत सारे मेथड्स हैं। तो मान लो आपके पोलन ग्रेन गिराने से पहले ही इसका पोलन ग्रेन कहीं से हवा में से आके उड़ गया, तो सबसे पहले तो हमको इस पोलन ग्रेन को जड़ से मिटाना पड़ेगा, परागकण को। हमको क्या काम करना है कि मान लो मैं इस पौधे से इस पीले वाले पौधे पे पोलन ग्रेन गिराना चाहती हूँ, ये इसका क्या है, फ्लावर है, और मैं यहां से पोलन ग्रेन इस पे गिराना चाहती हूँ। लेकिन ये जो फूल है ये पहले से द्विलिंगी है, बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल है इसका मतलब क्या है कि इसमें नर भी है और इसमें मादा भी है। मतलब इसमें तो पहले से ही पुंकेसर है और इसमें ही क्या है, स्त्री केसर भी है ना। द्विलिंगी का मतलब तो यही हुआ। तो मेरे पोलन ग्रेन गिराने से पहले अगर ये इसका खुद का पोलन ग्रेन इस पे गिर गया, तब तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं जो चाहती हूँ वो कभी हो नहीं पाएगा ना। तो मैंने क्या किया, एक ट्रिक लगाई। अब देखो ये इतना आसान नहीं होता है, आप घर पे नहीं कर सकते इसको, इसके लिए बहुत समझ जरूरी है। जैसे मेंडल ने किया था, सारा आपको पौधे के बारे में पता होना चाहिए, उसके पोलन ग्रेन कब बनते हैं, उसकी उम्र कितनी है, कितने दिन में उसमें पुष्प लगते हैं, कितने दिन में वो बड़ा होता है, सारी स्टडी करनी पड़ती है इसके लिए। इतना आसान नहीं है जितना हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब इसके पोलन ग्रेन या परागकोश, आपको पता है परागकोश से परागकण कब निकलता है, जब वो परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी कलिका अवस्था में मतलब जब ये इमैच्योर है, अपरिपक्व है, तभी हम इसके यहां से परागकोश काट देंगे, ठीक है। हम पहले ही इसके परागकोशों को इससे अलग कर देंगे जब पोलन ग्रेन बना ही नहीं है। अब आप बोलोगे हमको कैसे पता चलेगा कि नहीं बने, यही तो स्टडी है, यही तो जानना है ना। नहीं तो हम आप घर पे ही नहीं कर लेते इसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके पराग कोशों को काट देंगे। तो पराग कोशों को काट दोगे तो इसका खुद का पोलन ग्रेन तो अब इस पे गिर नहीं सकता, तो भाई ये क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। लेकिन एक और कंडीशन है,
क्या कहीं और से उड़ के भी तो आ सकता है, किसी दूसरे से भी तो उड़ के आ सकता है, किसी दूसरे इधर वाले फ्लावर से भी उड़ के आ सकता है, कहीं और भी आ सकता है, ये भी एक कंडीशन है, इसका भी उपाय है मेरे पास। पर पहले ये वाला पढ़ो, ठीक है। क्या करना है, विपुंसन। इस प्रक्रिया में पौधे के द्विलिंगी पुष्प की कलिका अवस्था, अब यहां पे कली मतलब अपरिपक्व, ठीक है, कलिका अवस्था मतलब अपरिपक्व, कलिका अवस्था में पराग कोश को, और पराग कोश की जगह आप पुंकेसर भी लिख सकते हो पूरा के पूरा, पराग कोश पुंकेसरों को विसंक्रमित चिमटी द्वारा काट कर अलग कर लिया जाता है। इसे विपुंसन कहते हैं। और ये वाला पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये टिप्पणी वाले क्वेश्चंस में कई बार आ चुका है, पीवाईक्यू है ये ऑलरेडी। विपुंसन टिप्पणी करने को बोलते हैं। अब आपको एक चीज समझ नहीं आ रही होगी, विसंक्रमित, चिमटी तो समझ गए भाई, कोई कैंची ले लो, कोई चिमटा ले लो, है ना, वैसे चिमटी। विसंक्रमित का मतलब स्टेराइल होनी चाहिए, मतलब आप जो चीज यूज कर रहे हैं काटने के लिए, वो उस पर कोई जर्म्स नहीं होना चाहिए, कोई जीवाणु नहीं होना चाहिए, कोई फंगस नहीं होनी चाहिए, वरना आपका प्लांट खराब हो जाएगा, उस पर फंगस लग जाएगी, उस पर बीमारी लग जाएगी, उसको बोलते हैं विसंक्रमित, ठीक है। अब ये कर लिया, ये तो हो गई एक मेथड, इसको भी मैं बताऊंगी वीडियो के अंदर। अभी दूसरा वाला केस कि मैम कहीं और से उड़ के आ गया तो क्या करेंगे, अरे सब जुगाड़ है अपने पास। हम क्या करेंगे, इसको एक बटर पेपर की थैली से कवर कर लेंगे, क्योंकि अभी इसकी स्त्री केसर परिपक्व नहीं हुई है ना, हमने कलिका अवस्था में ही काट लिया इसको, स्त्री केसर तो है अभी, लेकिन वो इमेच्योर है, और हम इसको दुनिया से बचाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे वाले पोलन ग्रेन के अलावा कोई और पोलन ग्रेन इसके पास जाए, तो हम इसको कर लेंगे कैद। एक बटर पेपर क्या होता है देखो बताती हूँ। मिठाई खाई है कभी, बिल्कुल खाई होगी, सब के सब चटोरे हैं, बट मिठाई के ऊपर एक पतला सा पेपर आता है शाइनी सा, जिसमें थोड़ा थोड़ा आर पार दिखता है, ऐसा पेपर आपने देखा हो, पतला सा, है ना। लोग चीटिंग भी करते हैं, बायो वाले बच्चे ज्यादा चीटिंग करते हैं, मैंने देखा है। वो कोई डायग्राम नहीं बनता है ना, तो उसको बुक के ऊपर ऐसे रख देते हैं और फिर ऐसे उसके ऊपर ऐसे ऐसे ड्रॉ करते हैं, देखा है, वही चीटिंग वाला पेपर, वो बटर पेपर कहलाता है। या फिर आप टिश्यू पेपर की कोई थैली, टिश्यू पेपर भी समझते होंगे, टिश्यू पेपर वो अपन हाथ पोंछने के लिए काम में लेते हैं, उनकी थैली बना के आप इस थैली को इस पे लगा के इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, कोई दूसरा पोलन ग्रेन आ नहीं पाएगा हवा से। समझ गए इस बात को। इस प्रोसेस को जो अभी मैंने बताया बटर पेपर से, उसको कहते हैं अपन बैगिंग। बैगिंग का मतलब पैक करना, बैग से याद रख लोगे, बैग में क्या होती है, चीजें बंद हो जाती है ना, तो इसमें पैक कर लेंगे अपन, बैग पैक कर लिया अपन ने। तो इसमें क्या करते हैं भाई, देखो ये लिखा हुआ है कि पुष्प अर्थात ऐसे पुष्प जिसमें पराग कोशों को निकाल दिया गया है, अपन ने निकाल लिया, उसको विपुंसन कर लिया है, बटर पेपर की बनी एक यथोचित। अब ये शब्द आपको याद नहीं होता तो छोड़ दो, यथोचित का मतलब जितना उसका फ्लावर का आकार है उस हिसाब से आप बनाओगे ना बटर पेपर की थैली, बंद कर देते हैं, ताकि जो अपना स्टिग्मा है वो संदूषित ना हो पाए। संदूषित का मतलब खराब नहीं हो जाए, कोई दूसरा उस पर आके पोलन ग्रेन नहीं गिरा जाए, उसको बोलते हैं संदूषित न होना, कंटामिनेटेड नहीं हो जाए, खराब नहीं हो जाए उसका काम। विपुंसित पुष्प को थैली में बांधना ही बैगिंग कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही चीजें अलग अलग पूछी जा चुकी हैं। जब थैली में बने पुष्प का वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाता है, जब स्त्री केसर अपनी मिच्योर हो जाएगी, वो भी हमको पता होना चाहिए कि कब मिच्योर होगी, तब हम क्या करेंगे, हमारा जो पोलन ग्रेन है जो हमने तैयार करके रखा है वांछित पौधे से लिया हुआ, पौधे ए से लिया हुआ, ठीक है, ए बताया था ना उसको, तो ए से लिया हुआ पोलन ग्रेन हम लाके
वर्तिकाग्र पर डाल देंगे। ठीक है, तो नर पौधे के परिपक्व पराग कण को एकत्र कर ब्रश की सहायता से वर्तिकाग्र पर पहुंचा देंगे, हमारा वाला। इसीलिए यहाँ पे लिखा है जो अपना वांछित नर है, वांछित मतलब जो हम चाहते हैं, उसका पोलन ग्रेन लाकर डालेंगे। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाली हूँ, मतलब इसको कैसे किया वो देखते हैं अपन थोड़ा सा। तो फटाफट से आप देखो, मैं फिर डाउट देखती हूँ उतनी देर में। तो हम इस धतूरे के जो फ्लावर है उसका ई मस्कुलेशन यानी वी पुंसन कर रहे हैं। और धतूरा ही क्यों चुना मैंने, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके पराग कोश यानी कि पुंकेसर पे जो पराग कोश लगे हुए हैं, एंथर लगे हुए हैं, वो काफ़ी ऊपर है। तो आपको ई मस्कुलेशन में अच्छी तरह से दिखा पाऊंगी इसमें। तो शुरू करते हैं हम ई मस्कुलेशन और बैगिंग को करना। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पुष्प को हम झुका के रखेंगे। अब ये झुकाने का काम क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि अगर हम इसको खड़ी अवस्था में करेंगे यानी कि ऐसे इस तरह से काटेंगे, तो आपको पता है कि मैंने आपको धतूरे के परागकण बताए थे, वो पाउडरी आपको दिख भी रहे होंगे, इस पर पाउडर फॉर्म में होते हैं। जरा सा हिलते परागकण जो है वर्तिकाग्र पर गिर जाएंगे, और हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी परागकण वर्तिकाग्र पर गिरे, तो बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले ऊपर वाले पेटल्स को कट कर रही हूँ ताकि हम इजीली परागकणों को देख पाएं। ये देखिए, हमने जो हमारे जो पुंकेसर हैं मीन्स एंड्रोशियम है, उसको पूरा इस तरह से बाहर निकाल लिया है। और ये हमारे परागकोश हैं, इसी पे क्या लगे हुए हैं, परागकण लगे हुए हैं। और ये परिपक्व अभी नहीं हुए हैं, तो हम अपरिपक्व अवस्था में, कलिका अवस्था में ही इन्हें क्या करते थे, यहाँ से कट कर देते हैं। ये देखिए, ये हमने इसके जो पुंकेसर हैं उसको निकाल दिए। आप देख रहे हैं इस पे पाउडर लगा हुआ है, यही हमारे परागकण है। इसे हम साइड में रख देते हैं। इसे हमने साइड पे रख दिया है। अब हम बैगिंग की प्रक्रिया करने वाले हैं। अब हम इस पे बैगिंग की प्रक्रिया करने वाले हैं। बैगिंग की प्रक्रिया में क्या करते हैं, बटर पेपर का एक बैग होता है जिसे हम इस फूल को ढक देंगे ताकि इस पे पर परागण को यानी क्रॉस पॉलिनेशन को रोका जा सके। तो यहाँ पे मैं टिश्यू पेपर का ले रही हूँ। ये देखिए, इस पे हमने इस फूल पे, पूरे फूल पे हमने ये बैग लगा दिया है। इसी को बैगिंग प्रक्रिया कहते हैं। और अब हम इसे बांध देंगे ताकि क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो। ये हो गई बैगिंग। अब जब हमारा वर्तिकाग्र मीन्स स्टिग्मा जो है वो पूरा परिपक्व अवस्था में आ जाएगा, तो जो भी हमारे वांछित परागकण होंगे, हम इस बैग को खोलकर उस पे हमारे वांछित परागकण डाल देंगे ताकि फर्टिलाइजेशन इजीली हो पाए और हमें हमारा इच्छित यानी जो हम चाहते हैं वैसा पौधा मिल पाए। तो इसी प्रक्रिया को ई मस्कुलेशन यानी वी पुंसन और बैगिंग प्रक्रिया कहते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि कैसे वी पुंसन और बैगिंग करते हैं, और ये आपको स्कूल में भी करना पड़ेगा। कुछ कमेंट्स में पढ़ रही थी, बच्चे कह रहे हैं कि मैम ये एनसीईआरटी में नहीं है। बच्चों, जब अपन ने पर परागण और स्वपरागण पढ़ा था, उसके नीचे वाले टॉपिक में आप पढ़ो, वो वहां पे आया हुआ है। लेकिन उस दिन मैंने आपसे कहा था कि क्योंकि ये इस टॉपिक से कनेक्टेड नहीं है तो अपन इसको बाद में लास्ट में पढ़ेंगे। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि एनसीईआरटी में नहीं है, उनको पढ़ना है, ये एनसीईआरटी में है और आपको लर्न भी करना है, प्रैक्टिकल भी करना है, स्कूल में करवाएंगे आपको। ठीक है, तो एक तो ये बात है। एक जो शिरीष या कोई थे, बेटा आप उस क्वेश्चन को दोबारा देखो, ध्यान से पढ़ो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप क्वेश्चन पढ़ने में और उसके कॉन्सेप्ट को समझने में गलती कर रहे हो। मुझे पता है, या तो आपने कहीं और इसको ऑनलाइन देखा है इसलिए आपको लग रहा है कि उसका आंसर 14 है, या फिर आपने किसी बुक में देखा है, कहीं बुक्स में उसका आंसर गलत दे रखा है क्योंकि वो कुछ और समझ के उसका आंसर दे रहे हैं। अगर आप उस क्वेश्चन की गहराई को समझोगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझोगे, तो आपको पता चलेगा कि उसका आंसर 28 ही है। मतलब जो भी है, मेरे को संख्या याद नहीं है, पर आपके अकॉर्डिंगली मैं कह रही हूँ कि जो आंसर मैंने बताया है वही उसका आंसर है। आप एक बार उसको देखो। ठीक है, और कुछ बच्चे कह भी रहे हैं छत्तीसगढ़ में इस साल आया है क्वेश्चन। बिल्कुल आया हुआ है, इसलिए मैंने लिख दिया है वहाँ पे IMP। तो आपको याद रखना है, ये विपुंसन भी आता है, ज्यादातर विपुंसन आया हुआ है। अगर आप देखोगे तो विपुंसन बहुत आया हुआ है टिप्पणी वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे आप डायग्राम बना सकते हो, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया। आप एक प्लांट बना के उस पर बैग जैसा स्ट्रक्चर बना के डायग्राम, देखो यही तो अपनी क्रिएटिविटी है। क्या है क्रिएटिविटी, कि आप इसको ड्रॉ कैसे करोगे।
तो ड्रॉ आप कर सकते हो, एक प्लांट बना दो, उस पर थैली जैसी संरचना बना लो, धागा बांध दो, काटते हुए बता दो, ऐसे आप बता भी सकते हो। आभा कह रही थी कि छत्तीसगढ़ में आया है। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि स्पीशीज सेम होनी चाहिए। देखो, स्पीशीज सेम भी हो सकती है, जैसे मैंगो है तो मैंगो की 2 सेम स्पीशीज भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि उनका जीनस अलग अलग हो, ऐसा भी हो सकता है। और आजकल तो साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि हम अलग अलग कई प्रजातियों के बीच भी संकरण कराने लग गए हैं। ठीक है, उसके बारे में हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे, जिनके सिलेबस में है, तो वो भी करते हैं। कुछ में, लिमिटेड में स्पीशीज चेंज होती है, ज़्यादातर में स्पीशीज और जीनस के बीच में जो है करा सकते हो आप। ठीक है, कार्तिक कह रहे हैं कि 2 से ज़्यादा, मतलब क्या पूछना चाह रहे हो कि एक का पोलन ग्रेन इस पे भी गिरा दो और उस पे भी गिरा दो, ऐसे? हाँ, कर सकते हैं ऐसा। कह रहे हैं कि जब काट देंगे तो परागकण कट नहीं, तो यही तो क्रॉस पॉलिनेशन ही तो रोक रहे हैं हम, इसीलिए तो काट रहे हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन रुक जाए, प्लस कहीं हवा से भी ना आ पाए। फिर जब हमको डालना होगा, क्या कह रहे हैं, राजदीप चीज़ों को समझ नहीं रहे, जब हमको दूसरा पोलन ग्रेन डालना होगा तब हम थैली उतारेंगे। थैली तो उतारनी पड़ेगी ना जब हमको पोलन ग्रेन डालना है। हम तो प्राकृतिक रूप से होने वाले क्रॉस पॉलिनेशन को रोक रहे हैं। ठीक है, हम तो करवा ही रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन, पर हम करवा रहे हैं कृत्रिम रूप से। प्राकृतिक वालों को रोकना हमारा मकसद है। ठीक है, और मेंडल के नियम आपने 10th में पढ़े थे, इस साल भी पढ़ने हैं आपको अच्छे से, तो उन्होंने भी यही एक्सपेरिमेंट किए थे। अब मटर के पौधे पे उन्होंने ऐसे ही तो क्रॉस पॉलिनेशन कराया था। ठीक है, अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फल कि फ्रूट क्या होता है। तो इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं कि फ्रूट क्या होता है। जो परिपक्व अंडाशय होता है, मिच्योर, ये वाला शब्द बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई बिना फर्टिलाइजेशन के जो ओवरी है वो फ्रूट नहीं बनाएगी। आपको पहले ही ये बातें मैं स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, हमारा जो बीजांड है वो बीज में बदल जाएगा, है ना। बीजांड जो है वो किस में बदल जाएगा, बीज में। और बाहर वाली जो ओवरी है, अंडाशय है, वो किस में बदल जाएगी, फ्रूट में बदल जाएगी। ठीक है, ये बात पहले से आ रही है। लेकिन परिपक्व शब्द इसलिए क्योंकि भाई ओवरी तो पहले भी थी, फर्टिलाइजेशन के पहले भी थी, लेकिन फर्टिलाइजेशन के पहले ये प्रोसेस नहीं होता, इसीलिए हमको ये शब्द लिखना जरूरी है, मिच्योर ओवरी, क्योंकि इससे हम ये बता सकते हैं कि वो फर्टिलाइजेशन हो गया। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि निषेचन के पश्चात जो मिच्योर ओवरी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में, और बीजांड किस में बन जाता है, बीज बदल जाता है। अंडाशय से फल एक साथ बनते हैं। अब यहाँ पे भी कई बच्चों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि मैम किसी में तो एक फ्रूट लगता है, किसी में गुच्छों में फ्रूट लगते हैं। वो डिपेंड करेगा, मान लो किसी में गुच्छे में फ्लावर लग रहे हैं, है ना, तो गुच्छे में फ्रूट लगेंगे। कई बार क्या होता है कि एक ही फ्लावर के अंदर बहुत सारी ओवरी होती है, जैसे वो अपन ने पढ़ा था ना, सिनकार्पस, एपोकार्पस, युक्तांडपी, मुक्तांडपी। तो भाई मान लो मुक्तांडपी प्रकार की ओवरी है, बहुत सारी ओवरीज हैं, तो बहुत सारे फ्रूट मिलेंगे गुच्छों में। अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या है, 11th में मैं समझाती हूँ, क्योंकि 11th में हम फ्रूट के बारे में पढ़ते हैं कि फ्रूट कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, यहाँ पे एक और बात कि फल के प्रकार जो हैं वो 12th में नहीं है, 12th में नहीं है, 11th का सिलेबस है। ठीक है, तो कई बुक्स, जैसे मैंने कहा बालाजी है, अरिहंत हो गया आपके पास, उसमें फ्रूट के प्रकार भी दे रखे हैं, वो आपको नहीं पढ़ने हैं, आपके फ्रूट के प्रकार नहीं है, आपके सिर्फ एक प्रकार का फ्रूट है, आभासी फल, वो अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी फ्रूट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने कहा कि फ्रूट क्या है भाई, जो अपनी ओवरी होती है वो पूरी की पूरी किस में बदल जाती है, फ्रूट में बदल जाती है। तो अगर ये अपनी ओवरी है ना, मान लो ये अपना अंडाशय है, तो अंडाशय के बाहर कुछ भित्तियां भी होती है। अंडाशय के बाहर क्या होती है, भित्ति भी तो होगी, अंडाशय की वॉल होगी ना, अंडाशय की भित्ति होगी। तो अगर अंडाशय फल में बदलेगा तो अंडाशय की भित्ति किस में बदल जाएगी, फल भित्ति में। इसको क्या बोलना पड़ेगा फिर,
फल भित्ति बोलना पड़ेगा, है ना। इसकी जो वॉल होगी 3 है तो भाई 3 बना देती हूँ, वरना बच्चे काउंटिंग करेंगे अभी। यस, तो जब ये फ्रूट बन जाता है तो फ्रूट में भी हमको 3 प्रकार की भित्तियां दिखाई देती है, झिल्लियां दिखाई देती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, फल भित्ति। सबसे पहली होती है बाह्य या एपिकार्प, दूसरी होती है मध्य या मीजोकार्प, सबसे बाहर वाली, बीच वाली और अंदर वाली। अब ये हर एक फ्रूट में दिखने का तरीका इसमें अलग अलग होता है। किसी में तो ये तीनों मिक्स होके एक ही बना लेती है, किसी में ये हमको तीनों अलग अलग भी दिखती है। जैसे अगर आपको अलग अलग देखना है तो सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ, और वो है मैंगो। मैंगो खाया है, आम फलों का राजा है कि नहीं है। मैंगो में जो आप छिलका निकालते हो बाहर वाला, मैंगो का जो बाहर वाला छिलका निकालते हो वो होती है बाहरी फल भित्ति। फिर अंदर जो पल्प होता है जिसको आप खाते हो, येलो कलर का, है ना, पल्प होता है ना जो अंदर की तरफ, उसको क्या कहते हैं, वो जो पूरी होती है फ्लैशी, है ना, वो जो फ्लैशी होती है वो होती है मध्य फल भित्ति। और सबसे अंदर जहां पे गुठली होती है, गुठली, ये देखो गुठली निकलती है, गुठली बहुत हार्ड होती है, कड़क कड़क होती है, वो जो उसका कड़क कड़क सा छिलका है वो है अंतः फल भित्ति। ठीक है, और फिर इसके अंदर से निकलता है बीज। अगर आपने गुठली को तोड़ा हो, ठीक है, तो ये बीज निकलेगा अंदर से। तो समझे, ये 3 होती है। अब सब फ्रूट में अलग अलग होती है। जैसे आप अगर जामफल लोगे तो जामफल में भाई वो सॉफ्ट होती है, अंदर वाली भी बाहर वाली, और तीनों भित्तियां सॉफ्ट होती है, तो हमको पता नहीं चलता है। सब में अलग होती है। बोर खाते हो आप, बोर तो समझते हो, उसमें देखो बाहर वाली होती है ब्राउन कलर की जो होती है वो ऐसी होती है बाहरी फल भित्ति। फिर अंदर वाली जो हम खाते हैं, और फिर अंदर से एक गुठली निकलती है, उसकी तो और हार्ड होती है, इससे भी हार्ड होती है। तो सब में अलग अलग होती है। बीजों की संख्या भी सब में अलग अलग मिलेगी आपको। एक से ज्यादा बीजांड होंगे तो एक से ज्यादा बीज मिलेंगे। फल भित्ति सबकी अलग होती है ना। किसी में कड़क होगी, नारियल में जैसे अलग होती है। नारियल की आपको पता है, नारियल जो ग्रीन वाला नारियल होता है उसकी बात करूं तो वो जो ग्रीन अपना छिलका होता है नारियल का, वो होती है बाहरी फल भित्ति। उसके बाद जो रेशे होते हैं वो होती है मध्य फल भित्ति। और फिर जिसको हम भूरा वाला नारियल कहते हैं, जो कड़क कड़क सी एक अंदर निकलती है बिल्कुल पत्थर जैसी, वो होती है अंतः फल भित्ति। और उसके अंदर हमारा होता है पानी, जो बाद में चटक बन जाता है। तो ऐसे सब में अलग अलग होती है, क्योंकि आपने फ्रूट्स के टाइप पढ़े हुए हैं 11th क्लास में, सरल, अष्ठिल। जैसे ये अष्ठिल फ्रूट है, ड्रूप फ्रूट है ये, है ना। तो सरस फल, अष्ठिल फल, लेंटोनम फल, बहुत सारे लेग्यूमिनेसी फ्रूट, तो सबके अलग अलग होते हैं। और सबकी फल भित्ति भी आपको डिफरेंट दिखने को मिलती है। तरबूज में अलग दिखेगी, मैंगो में अलग दिखेगी, जामफल में अलग दिखेगी, टमाटर में अलग दिखेगी, तो सब में अलग अलग होती है। अब ये मैं आपको अभी तो नहीं पढ़ा पाऊंगी, क्योंकि ये पूरा एक टॉपिक है, 1 घंटे का, 1 या 2 दिन का टॉपिक है, जो मैंने आपको 11th में पढ़ाया हुआ है, और अपने है भी नहीं सिलेबस में। इसीलिए बस एक आइडिया देना था कि 3 फल भित्ति होती है, बाहरी, मध्य और अंत वाली, और उसके बाद जो होता है वो क्या होता है, बीज होता है। तो ये अपना फ्रूट है। अब बाकी चीजों का क्या होता है, तो बाकी चीजें जैसे पंखुड़ियां हैं पुष्प की, और बाहरी दल है, ये सब झड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब निषेचन होता है तो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। हाँ, किसी में ये रहते हैं। जैसे बैंगन में आप देखो, बैंगन आप खरीद के लाते हो तो बैंगन में आपको यहाँ पे एक हरे हरे से दिखते हैं इस तरीके से। ये इसके बाहरी दल है, ये अभी तक है इसमें, जबकि नष्ट हो जाने चाहिए थे। तो मैक्सिमम तो सारी चीजें नष्ट हो जाती है, ओवरी, बीजांड के अलावा। लेकिन किसी में कुछ चीजें आपको देखने को मिलती है। भिंडी में भी देखने को मिलता है ऐसा ग्रीन, वो बाहरी दल होता है। जैसे इसका बाहरी दल, बैंगन का बाहरी दल गिरता नहीं है, ऐसे ही रहता है, मासल और हो जाता है मोटा सा। ठीक है, तो सब में अलग अलग होती है चीजें। थोड़ा बहुत ये 11th का टॉपिक है, इसलिए अपन उस पर ज्यादा ध्यान अभी नहीं दे रहे हैं।